वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गिगी स्पॉट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफंड के ऊपर। इससे पहले हम रिफंड के जो टैक्स नोटिस आते हैं उनके ऊपर बात कर चुके हैं। कंप्लीट डिटेल से हमने हर चीज़ को डिस्कस किया हुआ है कि जब आप अपनी टैक्स रिटर्न में किसी किस्म की कोई रिफंड की एडजस्टमेंट करते हैं तो उसके ऊपर आपको किस तरह के नोटिस आते हैं। वो डिफरेंट नोटिस जो थे वो मैंने आपके साथ शेयर भी किए थे, उनको हमने लाइन बाय लाइन रीड भी किया था और उसके ऊपर डिटेल से हमने डिस्कशन भी किया और उनके रिप्लाई बनाना सीखे हैं। उनको आपने ख़त्म कैसे करवाना है, उनके साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैसे अटैच करने हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उस टॉपिक के ऊपर। और उन टैक्स नोटिस के ऊपर डिटेल वीडियोस जो हैं वो मैंने अपलोड की हुई हैं, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो रिफंड से ही रिलेटेड है, लेकिन ये रिफंड के टैक्स नोटिस का नहीं है, ये रिफंड अप्लाई करने का है कि जब आपके पास किसी किस्म का कोई रिफंड बचता है आपकी टैक्स रिटर्न में, वो मैं अभी आपके साथ शेयर भी करता हूँ, आपको दिखाता भी हूँ कि आपके पास टैक्स रिटर्न में किस तरह रिफंड पड़ा होता है या किस तरह से रिफंड आपकी टैक्स रिटर्न में आ सकता है। तो वो जब आपके पास ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट होती है, अगर कम अमाउंट होती है तो आप उसको एडजस्ट करते हैं। कैसे एडजस्ट करते हैं वो हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। जब हमने टैक्स रिफंड से रिलेटेड टैक्स नोटिस को रीड किया था, उनको डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने एडजस्टमेंट से रिलेटेड आपके साथ सारी डिटेल शेयर की थी। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि जब आपके पास टैक्स रिफंड काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो तो फिर आप एफपीआर में अप्लाई करके कैसे उसको रिफंड को अपने पास ले सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले जो है इसकी रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने का क्या तरीक़ेकार होता है या एप्लीकेशन के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें लिखनी है, ये चीज़ें मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एफपीआर का जो पोर्टल है, एफपीआर की वेबसाइट है, वहाँ से एक टैक्स रिटर्न ओपन करके दिखा देता हूँ जिसके अंदर रिफंड पड़ा होगा, जिसको हम अभी एप्लीकेशन के ज़रिए अप्लाई करेंगे ताकि आपको चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएं। तो अभी हम चलते हैं एफपीआर की वेबसाइट में और वहाँ पे चीज़ें डिटेल से देखते हैं। ये एफपीआर की वेबसाइट के ऊपर आप आ गए हैं। यहाँ पे मैंने एक टैक्स पेयर की टैक्स रिटर्न ओपन की हुई है जिसमें उसने अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल की हुई है, उसमें उसका रिफंड भी पड़ा हुआ है। ये चीज़ें अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देखें कि आपके पास सैलरी का हेड है, प्रॉपर्टी, बिजनेस का, अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन और उसके अलावा फॉरेन सोर्सेज या एग्रीकल्चर के टैब होते हैं। यहाँ पे आप अपनी इनकम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो सेम उसी तरह ये वाला एक टैक्स पेयर है जिसने अपनी जो है अपनी इनकम फाइल की हुई है। ये जो टैक्स पेयर है ये एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है जिसकी इनकम आती है पार्टनरशिप फर्म से, तो वो उसने यहाँ पे डिक्लेयर की हुई है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको चेक करवाता हूँ कि उसने जो अपनी इनकम जो है वो डिक्लेयर की हुई है। जैसा कि अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि वो एक पार्टनर है एओपी में, जिसको हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी कहते हैं या पार्टनरशिप बिजनेस भी कहते हैं। वहां से उसको जो इनकम आई हुई है वो उसने जो अपना शेयर है वो यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। तो अभी हम चलते हैं बिजनेस वाला जो टैब है वहां पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अदर रेवेन्यूज वाला जो टैब है इसमें जाएंगे, क्योंकि अगर उसका अपना पर्सनल बिजनेस होता तो वो फिर ऊपर वाले हेड में यहाँ पे वो अपने बिजनेस की इनकम से रिलेटेड ट्रांजैक्शन सारी शो करता है और यहाँ पे उसके एक्सपेंसेस होते बिजनेस से रिलेटेड। लेकिन ये उसका अपना बिजनेस नहीं है, वो एक पार्टनरशिप बिजनेस है, वहाँ पे वो एज ए पार्टनर है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे अदर रेवेन्यूज के अंदर यहाँ पे इसका ऑप्शन आ रहा होता है, यहाँ पे उसने शो करवाया। तो अदर रेवेन्यूज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है शेयर इन टैक्स्ड इनकम फ्रॉम एओपी। तो उसने टोटल अमाउंट जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है, उसके बाद उसका जो है कैलकुलेशन हुई है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये देखें दो ऑप्शंस आ रहे हैं, शेयर इन अनटैक्स्ड इनकम फ्रॉम एओपी और उसके बाद आ रहा है शेयर इन टैक्स्ड इनकम फ्रॉम एओपी। आपको पता होगा कि जब आपका कोई भी शेयर होता है एओपी पे तो वहाँ पे जो भी जितना भी साल के बाद आपका शेयर मिल रहा होता है तो वहाँ पे दो तरह की ट्रीटमेंट्स होती हैं। या तो ये होती है कि आपको जो शेयर मिल रहा होता है उसके ऊपर आपका टैक्स डिडक्ट नहीं होता, एओपी बिजनेस जो होता है वो डिडक्ट नहीं करता, वैसे ही आपको अपना शेयर देता है। उस सूरत में आपने अपना टैक्स जो है वो खुद पे करना था। या फिर दूसरी सूरत ये होती है कि आपको जो ईओपी से जितना भी शेयर आ रहा होता है इनकम का उसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन होती है, वो आपके बेहाफ पे ईओपी बिजनेस जो है वो पे करता है और आपको आपका शेयर जो है वो जो मिलता है उसके ऊपर फिर आपने बाद में टैक्स पे नहीं करना होता। अगर सेकंड वाला ऑप्शन हो कि आपकी ईओपी के जितना भी शेयर होगा जो आपके हिस्से में आ रहा है उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स जो है वो पे हो चुका होगा, तो फिर आपने ये सेकंड वाला जो ऑप्शन होता है यहाँ पे आपने वो इनकम शो
करवानी होती है शेयर इन टैक्स इनकम फ्रॉम एओपी, तो इसलिए यहाँ पे ये चीजें शो करवाई हुई हैं। बाकी ये वाले जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए हुए हैं ये आप डिटेल से खुद भी रीड कर सकते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को डाउनलोड करें, वहाँ पे जो एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन वाला या पार्टनरशिप बिजनेस वाला चैप्टर जो होगा वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड सारे के सारे सेक्शंस भी मिल जाएंगे। इसकी ट्रीटमेंट क्या क्या होती है, टैक्स कैलकुलेशन कैसे कैसे होती है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको वहाँ से मिल जाएंगी। अगर आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो समझ में नहीं आ रहा तो मैं ऑलरेडी आपको 2 बुक्स का भी पहले काफी दफा बता चुका हूँ कि आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। वहाँ पे काफी ज्यादा इजी वर्डिंग में चीजें सारी लिखी हुई हैं, आपको वहाँ से चीजें समझ आ जाएंगी। तो ये चीज उसने शो करवाई हुई है। तो बाकी जो इसके टैक्स वगैरह जो थे वो उसने शो करवाए हुए हैं, जो इसके अलावा उसने पे किए हुए हैं। तो अभी हम चलते हैं इसका रिफंड देख लेते हैं। उसके लिए हम अभी जाएंगे यहाँ पे टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स में, यहाँ पे कंप्यूटेशन में। अब ये ऊपर जो है उसकी टोटल जो भी इनकम वगैरह आ रही होती है शेयर से और इसके अलावा अदर सोर्सेज या प्रॉपर्टी वगैरह से, वो सारी चीजें यहाँ पे उसने मेंशन की हुई हैं। अब यहाँ पे नीचे जो है वो हमारे काम की चीजें हैं जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। यहाँ पे इसकी नॉर्मल इनकम या टैक्सेबल इनकम जो भी है वहाँ पे शो हो रही है ऊपर। उसके अलावा यहाँ पे ये देखें विद होल्डिंग इनकम टैक्स, इसका टोटल कितना है विद होल्डिंग इनकम टैक्स जो इसने ऑलरेडी पे किया हुआ है वो कितना है। यहाँ पे देखें 1 मिलियन है, 1.7 मिलियन है। उसके बाद आगे जो अमाउंट है 17,35,490 रुपीज है। तो ये अमाउंट उसकी विद हेल्ड हुई है जो ड्यूरिंग द ईयर उसने पे की हुई है। विद होल्डिंग टैक्स की अमाउंट जो है ये उसकी पे की हुई है। लेकिन इसकी इनकम के ऊपर जो टैक्स बन रहा था वो हम देख लेते हैं कितना बनता है। ये देखें ये टैक्स से चार्जेबल जो है वो कितनी अमाउंट बन रही है, ये 10,44,546 की अमाउंट ये बन रही है। मतलब कि इसका जो अमाउंट है, इसकी टोटल इनकम जो है साल के बाद जब वो अपनी रिटर्न कर रहा है उसके ऊपर जो उसने टैक्स पे करना था वो कितना बन रहा है 10 लाख का। लेकिन उसने कितना ऑलरेडी जो पे किया हुआ है टोटल ड्यूरिंग द ईयर वो कितना है, वो यहाँ पे 17 लाख का है। मतलब कि ऑलरेडी वो ज्यादा टैक्स पे कर चुका है। तो जब इसके हम एडजस्टमेंट होती है ये जहाँ पे कैलकुलेशन होगी तो इस बेस पे उसका जो रिफंड है वो इतना बनता है। ये देखें ये रिफंडेबल इनकम टैक्स है, मतलब कि वो 6,90,944 रुपीज वो एक्स्ट्रा ड्यूरिंग द ईयर पे कर चुका है। फर्ज कर लो कि ये विद होल्डिंग की जो अमाउंट है ये कम होती, ये 17 लाख ना होती, जस्ट 7 लाख होती, तो फिर बाकी के जो भी अमाउंट होती तो फिर यहाँ पे एडमिटेड इनकम में आ जाती, तो उसको चलान क्रिएट करके पे करना पड़ता। लेकिन अब ड्यूरिंग द ईयर वो ऑलरेडी काफी ज्यादा टैक्स पे कर चुका है। जो उसकी एनुअल इनकम बनी है उसके ऊपर जितना भी टैक्स बना है उससे भी ज्यादा वो पे कर चुका है। तो इसलिए वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो यहाँ पे रिफंडेबल इनकम टैक्स वाले हेड के अंदर आ चुकी है। अब ये वाली देखिए अमाउंट काफी ज्यादा है। फर्ज कर लें कि यहाँ पे ये 6,90,000 ना होता, जस्ट 90,944 रुपीज होता, तो फिर हम इसको रिफंड के लिए अप्लाई ना करते, ये कम अमाउंट होती, तो फिर हम फर्दर नेक्स्ट ईयर्स की कोई रिटर्न करते, उसके अंदर हमारी टैक्स लाइबिलिटी बनती तो हम उसके साथ उसको एडजस्ट कर सकते थे, वहां पे एडजस्टमेंट कर सकते थे। किस टैब में आप जाके एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये वाला जो टैब होता है रिफंड एडजस्टमेंट ऑफ अदर ईयर्स अगेंस्ट डिमांड ऑफ दिस ईयर, तो फिर इस हेड में आपके एडजस्टमेंट हम कर सकते थे। लेकिन अभी हमारी अमाउंट जो है वो काफी ज्यादा है, 6,90,944 रुपीज है, काफी ज्यादा अमाउंट है। तो अब हम ये वाली अमाउंट जो है फर्दर कमिंग ईयर्स में एडजस्ट करने की बजाय हम ये वाली अमाउंट जो है रिफंड की इसको हम एफबीआर को अप्लाई कर देंगे। ये वाली जो अमाउंट काफी ज्यादा अमाउंट है ये आप हमें रिटर्न कर दें। तो ये रिटर्न कैसे होगी, ये आपके बैंक अकाउंट में रिटर्न हो जाती है। जब भी ये कम अमाउंट हो, फर्ज कर लो कि आपकी ये अमाउंट है 90,000 है, लाख है, 2 लाख तक है या 3 लाख तक है, मतलब कि अगर कम अमाउंट हो तो फिर आपको जो है वो अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वो आप फर्दर कमिंग ईयर्स की जब आपकी टैक्स रिटर्न्स होती हैं वहां पे अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी किसी किस्म की बनती है तो वहां पर आप उसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रिफंड की अमाउंट काफी ज्यादा हो तो फिर आप जो है उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैं आपके साथ सारी चीजें शेयर भी करूंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है रिफंड एफबीआर में, तो आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे जब तो ये रिफंड जैसे ही इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस होगी, सारी चीज़ें वेरीफाई होंगी, एविडेंस जो हैं वो वेरीफाई होंगे, तो फिर आपको ये वाला रिफंड आपके बैंक अकाउंट में भी
मिल जाता है। तो अभी ये वाला जो है अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, इसको हम अभी अप्लाई करना देखते हैं कि अगर आपके पास इस तरह रिफंड काफ़ी ज़्यादा हो, अगर आप उसको एडजस्ट करना नहीं चाह रहे, अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो फिर आप एफपीआर में रिफंड के लिए किस तरह अप्लाई करेंगे। तो ये सिनेरियो मुझे उम्मीद है कि आपको सारा समझ आ गया होगा कि ये वाला रिफंड आपके पास कैसे है। ये वाला रिफंड होता है कि जब आपके पास ये वाले एडजस्टेबल टैक्सेबल टैक्स वाले हेड के अंदर आपके जो आप अमाउंट्स डालते हैं टैक्स की, जैसे कि आपके इंटरनेट कनेक्शंस के होते हैं या गुड्स के ऊपर होते हैं या प्रॉपर्टी का कोई आपने टैक्स पे किया होता है, या वो भी एडजस्टेबल टैक्सेस होते हैं, वो आपके यहाँ पे आ रहे होते हैं विद होल्डिंग इनकम टैक्स के अंदर। तो ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आपको पता चलता है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर जो आपकी इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स बना है उससे ज्यादा ड्यूरिंग द ईयर पे किया हुआ है या कम पे किया। अगर कम पे किया होगा तो आपकी यहाँ पे लायबिलिटी बन जाएगी एडमिटेड इनकम टैक्स में। अगर ज्यादा पे किया होगा ड्यूरिंग द ईयर तो आपका फिर यहाँ पे नीचे रिफंड आ जाता है, जैसे कि इसका रिफंड आया हुआ है। तो अभी हम अपने चलते हैं वापस टैक्स नोटिस के ऊपर और उसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी अभी हमने एप्लीकेशन अप्लाई करनी है वो कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो जो एप्लीकेशन है वो रेडी करने से पहले मैं आपको अभी इधर एफपीआर की वेबसाइट के ऊपर ही बता देता हूँ कि जब आपने एप्लीकेशन जो है वो रेडी करनी है तो उसको बाद में अप्लाई कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप इधर ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे ये जो ऊपर हेड्स आ रहे होते हैं यहाँ पे ये देखें रिफंड वाला एक हेड बना हुआ है। तो अभी आप देख लें कि ये वाला रिफंड वाला हेड जो है यहाँ पे आ रहा है। मे बी फ्यूचर में एफपीआर की वेबसाइट के ऊपर किसी किस्म की कुछ चेंजेस आ सकती हैं। ये रिफंड वाला जो टैब है कहीं और चला जाता है या किसी मेन हेड के अंडर चला जाता है, तो आपने इस किस्म की किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी। ये रिफंड वाला जो टैब है ये आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो जब आप इस रिफंड वाले टैब के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए एप्लीकेशन के अंदर आ रहा होता है 170 सेक्शन। ये 170 सेक्शन जो है ये आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से जाके रीड कर सकते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ टैक्स पेड इन एक्सेस। ये के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो जो है आपका एनटीएन वगैरह जो है वो पूछ सकता है, या आपका जो भी बिजनेस का नेम होगा वो भी आपका पूछ सकता है। जब यहाँ पे मे बी ये भी हो सकता है कि आपके जब आप अप्लाई करें तो वहाँ पे आपसे ये वो पूछे ही ना, जस्ट आपका यहाँ पे नेम ही शो हो रहा हो, पर्सन और क्लाइंट की जगह पे नेम शो हो रहा हो। अब यहाँ पे वो क्यों पूछ रहा है, क्योंकि ये वाला जो टैक्स पेयर है ये इसका एक सेपरेट एनटीएन भी है और एक ये पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर पार्टनर भी है। तो इसलिए वो हमें पूछ रहा है कि आपने किसके लिए अप्लाई करना है। आपने वो जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या आप एक पर्सनल इंडिविजुअल जो है उसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो इसलिए हमें वो सर्च वाला जो ऑप्शन है टैब है वो इनेबल शो हो रहा है। मे बी आपको ये वाला इनेबल ना शो, जस्ट आपका यहाँ पे जब आप ये एप्लीकेशन ओपन करें तो आपको जस्ट आपका यहाँ पे नेम ही शो हो आपका। तो इसलिए आपने किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद यहाँ पे आपने टैक्स पीरियड का लिखना है कि किस टैक्स पीरियड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमने टैक्स रिटर्न जो है वो ओपन की थी वो 2019 की थी, तो इसलिए हम उसी ईयर के लिए एप्लीकेशन जो है वो ओपन करेंगे। आपका जो भी टैक्स ईयर बनता हो 2020 बन रहा हो, 21, 2, 5, 3, 4, 6 जो भी आपका टैक्स पीरियड बन रहा हो, टैक्स ईयर बन रहा हो, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, जैसा कि अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2024 है तो वहाँ पे इसका शो हो रहा है। 2025 करना है तो उसका शो हो जाएगा। 2026 करना है तो उसका पीरियड जो है वो कंप्लीट शो हो जाएगा। तो इधर आपका नेम आ जाएगा। तो जैसे ही वो आप एप्लीकेशन जो है वो टैक्स पीरियड लिख के और उसका जो टैक्स पेयर का नेम जो आपका शो होगा वो उसके ऊपर आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह की आपके पास एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाएगी। मे बी फ्यूचर में एप्लीकेशन का ये जो प्रीव्यू है ये आपको नजर ना आए, एप्लीकेशन का प्रीव्यू जो है वो चेंज हो जाए, कलरिंग वगैरह चेंज हो जाए, टैब्स जो हैं वो उनके कलर्स वगैरह चेंज हो जाए। तो उसके लिए आपने किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी। आपको एप्लीकेशन के अंदर यही सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी। तो जो भी आपने एप्लीकेशन जो है वो रेडी करनी है, वो रेडी करने के बाद आपने यहाँ पे ये वाला जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसको रिमूव करना है। रिमूव करके आपने एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे जो भी कंटेंट आपने लिखा होगा वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने ये अटैचमेंट वाला जो टैब है, अटैचमेंट वाले टैब के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने वो एविडेंस लगाने हैं। फर्ज कर ले कि हमारा ये वाला जो टैक्स की अमाउंट थी वो थी 6,90,000 की अमाउंट थी। तो जब आप ये अप्लाई करेंगे इतनी बड़ी अमाउंट तो वो जाहिर सी बात है आपको उसके एविडेंस भी देने पड़ेंगे कि ये वाला टोटल अमाउंट जो है रिफंड की ये इन जगह से आ रहा है। मत फर्ज कर लें कि ये कुछ आपकी गुड्स का आ रहा है, कुछ प्रॉपर्टी का आ रहा है, कुछ आपके इंटरनेट कनेक्शन का आ रहा है, कोई इलेक्ट्रिसिटी कमर्शियल बिल्स का आ रहा है। तो डिफरेंट चीज़ों के आपके जो एडजस्टेबल टैक्सेस होते हैं वही आपके ड्यूरिंग द ईयर विद होल्डिंग होती है, वही आपकी एडजस्टमेंट वगैरह होकर या तो आपकी अमाउंट बनती है जो आपने पे करनी होती है टैक्स की, या फिर वो आपकी रिफंड की अमाउंट बनती है। तो वो जितने भी डिफरेंट हेड्स का आपका टोटल रिफंड बन रहा होगा वो आपने
उनके एविडेंस बताने हैं कि ये हमारे हेड्स थे, उनके ये एविडेंस हैं, इसका देख लें कि हमने इतना इतना टैक्स पे किया हुआ है, उसकी ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो वो जितने भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होंगे उनकी आपने पिक्स लेनी है। पिक्स लेके उनको आपने पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना है। पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करने के बाद आपने ये राइट साइड पे जो प्लस वाला साइन है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे प्लस के ऊपर दोबारा क्लिक करना है। क्लिक करके आपने अपने सिस्टम के अंदर वो पीडीएफ की फाइल जो होगी वो यहाँ पे आके आपने अटैच कर देनी है। अटैच करके ओके कर देना है। तो आपकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच हो जाएगी। अभी मैं ओके कर रहा हूँ तो वहाँ पे वो कह रहा है, वार्निंग दे रहा है अटैच डॉक्यूमेंट। तो अभी हम कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं कर रहे, वो जस्ट आपको मैं बताने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था। इसको हम क्लोज करते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट जितने भी आप अटैच करेंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये चीजें आपने करने के बाद आपने एप्लीकेशन को यहाँ पे सेव के बटन के ऊपर क्लिक करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपने एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे तो फिर कुछ डेज के बाद आपने दोबारा इनको ओपन करके डेली बेसिस पे आपने ओपन करके चेक करना है कि आपकी ये जो एप्लीकेशन आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया हुआ था ऑनलाइन, इसका किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स आया है एफबीआर की तरफ से या नहीं आया। अगर आपको किसी किस्म का कोई भी रिस्पॉन्स आया होगा, मतलब कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो गई है, आपको रिफंड जो है वो इशू हो गया है, या फिर आपने जो एप्लीकेशन फाइल की है उसके ऊपर किसी भी डॉक्यूमेंट को लेके या किसी भी चीज को लेके उनको किसी किस्म की कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर कोई और डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, तो वो जो भी इंफॉर्मेशन अगर उनको कोई चाहिए होगी तो वो ये असाइनमेंट वाला जो टैब होगा यहाँ पे आपको वो यहाँ पे नोटिस इशू हो जाएगा। जो भी उनकी तरफ से रिस्पॉन्स होगा वो यहाँ पे आपको असाइनमेंट वाले टैब के अंदर शो होगा। तो वहाँ यहाँ से आप आपके देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन के ऊपर उनको किस किस्म का उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स दिया हुआ है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, अप्रूव हुई है, या फर्दर उनको किसी किस्म की कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए या कोई और डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो वो सारी की सारी चीजें असाइनमेंट वाले टैब के अंदर आपको बाद में मिलेंगी। ये आप एप्लीकेशन जो है ओपन करके डेली बेसिस पे चेक करेंगे। तो अभी मैंने आपको रिफंड से रिलेटेड सारी चीजें बता दी हैं कि रिफंड कितना पड़ा होगा, कब अप्लाई करना है, कब नहीं करना है, कहाँ पे रिफंड शो हो रहा होगा और उसको ऑनलाइन आपने किस तरह अप्लाई करना है एप्लीकेशन। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब बारी आती है कि एप्लीकेशन आपने रेडी कैसे करनी है, वो अभी हम देखते हैं। वो आपके साथ मैं एप्लीकेशन ओपन करके आपको बताता हूँ कि आपने एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या चीजें लिखनी है और उसको रेडी कैसे करना है। ये एप्लीकेशन जो है वो मैंने आपके सामने ओपन की है, जो कि मैंने ऑनलाइन फाइल की थी, वही मैंने डाउनलोड करके आपके साथ शेयर की हुई है। अभी हम इसको देख लेते हैं कि आपने एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या चीजें लिखनी है। तो ये सेम सेक्शन वही है जो अभी हमने एप्लीकेशन ओपन की थी, उसके ऊपर भी सेम सेक्शन ये लिखा था 170 एप्लीकेशन फॉर टैक्स ऑफ रिफंड पेड इन एक्सेस। उसके बाद नीचे टैक्स पेयर का नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और उसके रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो मैंने हाइड किया हुआ है प्राइवेसी की वजह से। उसके बाद टैक्स ईयर है, टैक्स ईयर 2019, सेम वही टैक्स ईयर है जिस टैक्स ईयर की रिटर्न अभी मैंने आपको ओपन करके चेक करवाई और इसी टैक्स ईयर का हम रिफंड अभी अप्लाई करने जा रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा हुआ है द कमिश्नर इनकम टैक्स आरटीओ टू लाहौर। यहाँ पे आपको अगर तो पता हो कि आपके कमिश्नर का नेम क्या है तो फिर आप प्रॉपर उसका इनकम टैक्स कमिश्नर का नेम लिखेंगे, उसके बाद उसका कमिश्नर लिख देंगे, आरटीओ लिख देंगे, राइट साइड पे डेट लिख देंगे। अगर आपको नहीं पता कि आपकी एप्लीकेशन कौन डील करेगा, आपके कमिश्नर का क्या नाम है, तो फिर आप इस तरह सिंपल भी लिख सकते हैं द कमिश्नर इनकम टैक्स आरटीओ। जाहिर सी बात है आपको आपके आरटीओ का पता ही होगा कि आपका आरटीओ कौन सा है। अगर आपको नहीं पता तो जैसे ही आप अपना एनटीएन देखते हैं वहां पे आप जाके देख सकते हैं। जब आप अपनी प्रोफाइल इंक्वायरी करते हैं एफपीआर की वेबसाइट पे जाते हैं तो आपके एनटीएन के ऊपर भी लिखा होता है कि आपका आरटीओ कौन सा है। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट में हमने लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 170 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 टैक्स ईयर 2019। ये सब्जेक्ट हमने लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे एप्लीकेशन हमने स्टार्ट की हुई, यहाँ पे हमने लिखा हुआ डियर सर। आप यहाँ पे डियर सर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर डियर सर स्लैश मैडम भी लिख सकते हैं। अभी आपको नहीं पता कि आप जब एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर रहे हैं वो आगे किसी फीमेल कमिश्नर ने देखनी है या मेल कमिश्नर ने देखनी है, तो इस तरह आप डियर सर स्लैश मैडम भी लिख सकते हैं या सिंपल डियर सर लिखते हैं, डियर मैडम लिखते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन बेहतर ऑप्शन यही होता है जब आपको ना पता हो तो फिर आप डियर सर लिख के स्लैश डालें और आगे मैडम भी लिख दें। उसके बाद हमने लिखा हुआ है रिस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट द टैक्स पेयर इज अ पार्टनर इन एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। जो इसका पार्टनरशिप का नेम है जो मैंने यहाँ पे हाइड किया हुआ है XYZ लिखा हुआ है प्राइवेसी की वजह से। उसके बाद
पार्टनरशिप फर्म का जो एनटीएन है वो आ गया। उसके बाद हमने लिखा हुआ है विच इज चार्ज टू टैक्स अंडर फाइनल टैक्स रजीम ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर सेक्शन 153 सब सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अब यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन देख लें कि ऊपर 170 का एक सेक्शन आ रहा था, फिर 153 का एक सेक्शन आ रहा है, या इसके अलावा और भी जितने भी सेक्शंस यहाँ पे आएंगे एप्लीकेशन के अंदर, ये मैं आपको ऑलरेडी बार बता चुका हूँ कि ये जो सेक्शंस होते हैं जो मैं आपके साथ नोटिस वगैरह शेयर करता हूँ, इन सेक्शंस को आप अच्छी तरह रीड करें, इनको समझें, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से देखें, उसके अलावा डिफरेंट बुक्स से देखें, ताकि ये जो सेक्शंस होते हैं इनके ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप हो। जब आपकी अच्छी ग्रिप होगी इन सेक्शंस के ऊपर तो आपको टैक्स की भी अच्छी तरह समझ आ जाएगी, उसके अलावा टैक्स नोटिस की भी अच्छी समझ आएगी, फिर आप उनके रिप्लाई वगैरह अच्छी तरह बना सकेंगे और उस केस को भी अच्छी तरह डील कर सकेंगे। अगर आपको सेक्शंस समझ नहीं आएंगे, आपको सेक्शंस का प्रॉपर पता नहीं होगा, तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी। उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने ये पहले पॉइंट में लिख दिया कि ये जो टैक्स पेयर एक एओपी का पार्टनर है, जो कि उसकी जो इनकम है वो फाइनल टैक्स रजीम के अंदर ट्रीट हो रही है, उसकी जो किस चीज़ का काम करता है, जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स का काम करती है। उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है दैट द टैक्स पेयर हैज़ नो अदर सोर्स ऑफ इनकम देन द टैक्स शेयर फ्रॉम एओपी विच इज एग्जाम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर अंडर सेक्शन 92 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ये सेम वही पॉइंट है जो अभी मैंने आपके साथ जो शेयर किया था इनकम टैक्स, ये सेम वही पॉइंट है जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किया था जब हमने टैक्स रिटर्न को ओपन किया था। वहां पे मैंने आपको बताया था कि जब आपकी टैक्स जो है आपके शेयर के ऊपर ऑलरेडी पार्टनरशिप फर्म पे कर देती है तो फिर आपने फर्दर पे नहीं करना होता, अगर वो नहीं करती तो फिर आपको पे करना पड़ता था। यहाँ पे हमने ये बताया है कि ये जो टैक्स पेयर है इसका जो शेयर आ रहा था एओपी से वो ऑलरेडी उसके ऊपर टैक्स पे किया हुआ है उसने, वो एग्जाम्प्ट है अमाउंट टैक्स से। इसके अलावा इसका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वही इनकम है जो उसने अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर शो करवाई हुई है। अब यहाँ पे देख लें एक और सेक्शन आ गया 92 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का। ये सेक्शन भी आपने खुद रीड करना है कि इस सेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। उसके बाद हमने लिखा हुआ दैट द टैक्स पेयर पेड टैक्स इन टैक्स ईयर 2019 अंडर सेक्शन 236 के ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 विच इज एक्सेस टैक्स देन द टैक्स चार्जेबल ऑन द इनकम ऑफ टैक्स पेयर। यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि टैक्स पेयर की जो टोटल इनकम बन रही है उसके ऊपर जो टैक्स लाइबिलिटी बन रही है उससे भी ज्यादा टैक्स पेयर ने जो है वो टैक्स पे किया हुआ है। किस चीज का, किस सेक्शन के अंडर पे किया, 236 सेक्शन जो है वो है जिसके अंडर उसने टैक्स पे किया। अब ये जो सेक्शन है 236 के, ये भी आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से रीड करना है कि ये सेक्शन किस चीज़ का है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद हमने लिखा हुआ दैट द नेचर ऑफ टैक्स कलेक्टेड अंडर सेक्शन 236 के इज रिफंडेबल। मतलब कि 236 के का जो सेक्शन है उसका जो उसने टैक्स पे किया हुआ है उसकी नेचर क्या है कि वो रिफंडेबल है, मतलब कि वो एडजस्टेबल टैक्सेस के अंदर आता है जो कि रिफंडेबल उसकी नेचर है। उसके बाद हमने लिखा हुआ है दैट द अमाउंट of refund due is rupees 6,90,944 as per attached tax return tax year 2019। ये सेम वही अमाउंट है जो कि अभी मैंने आपको टैक्स रिटर्न से ओपन करके बताई हुई कि इतना टैक्स रिफंड जो है वो टैक्स पेयर की रिटर्न के अंदर शो हो रहा है। उसके बाद हमने लिखा हुआ है दैट द अमाउंट ऑफ रिफंड ड्यू इज ₹6,90,944 as per attached tax return tax year 2019 that the taxpayer has attached the evidence of tax paid along with this refund application। कि जो टैक्स पेयर है उसने ये जो रिफंड की एप्लीकेशन फाइल की है इसके साथ उसने जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थे वो भी अटैच किए। कहाँ पे अटैच किए? जो एप्लीकेशन मैंने अभी आपको ओपन करके चेक करवाई थी एफपीआर की वेबसाइट में, वहाँ पे जो अटैचमेंट वाला टैब था वहाँ पे टैक्स पेयर ने जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थे वो उसने वहाँ पे अटैच किए हैं वेरिफिकेशन के लिए कि टैक्स पेयर ने वाकई ही इतना टैक्स ड्यूरिंग द ईयर पे किया हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है इट इज रिक्वेस्टेड टू रिफंड द एक्सेस अमाउंट पेड बाय द टैक्स पेयर एंड अब्लाइज। उसके बाद नीचे जो है रिगार्ड्स हमने लिखा हुआ है, जो पार्टनर का नेम है यहाँ पे मैंने फर्जी लिखा हुआ है, पार्टनर है ये, इस पार्टनरशिप फर्म का भी मैंने फर्जी नेम लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे
जो अकाउंटेंट है जिसने ये एप्लीकेशन जो है वो फाइल की है वो उसके बारे में लिखा हुआ है। इस तरह आप एप्लीकेशन जो है अपनी रेडी करेंगे। एप्लीकेशन के अंदर जो चीज़ें हैं वो आप इस तरह मेंशन करेंगे। अब ये जो एप्लीकेशन है इसके फॉर्मेट के अंदर आप थोड़ी बहुत चेंजेस जो हैं वो कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये वाला जो फॉर्मेट है अभी मैंने आपको बता दिया है सेम आप इस तरह पॉइंट्स के अंदर ही लिखेंगे। आप पॉइंट्स के अंदर नहीं लिखना चाह रहे तो आप इनको पैराग्राफ्स के अंदर भी लिख सकते हैं। पॉइंट्स के अंदर लिखना चाहें पॉइंट्स के अंदर भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा जो इस एप्लीकेशन की वर्डिंग है उसमें अगर आपको कोई चेंजेस वगैरह करना चाहें तो थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। बाकी ये जो रिफंड की एप्लीकेशन है ये वाली रिफंड की एप्लीकेशन का फॉर्मेट स्पेसिफिक नहीं है। मैं मजीद और केसेस जो है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें हम मजीद रिफंड की एप्लीकेशन जो है वो देखेंगे, उनके फॉर्मेट्स को भी देखेंगे। अभी ये वाला जो टॉपिक है हमारा कंटिन्यू हुआ है। इसमें अभी 2-3 केसेस अभी मेरे पास और पड़े हैं जो कि अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये वाला जो केस है इसमें अभी हम अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि ये वाला जो केस है इसका हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है। अभी हमें ये जो एप्लीकेशन है ये हमारी रिजेक्ट होती है या फिर हमें इसका कोई रिस्पॉन्स मिलता है फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए, या फिर हमारी ये एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो जाती है और हमें रिफंड जो है वो मिल जाता है। तो अभी मजीद जो एप्लीकेशन आएंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा डिफरेंट सिनेरियोज का। उसके बाद अभी मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक केस में आपके साथ वो भी शेयर करूंगा जिसमें हम कंपनी का जो है रिफंड अप्लाई करेंगे, वो रिफंड रिजेक्ट होता है। उसके बाद जो है उसकी एक्सप्लेनेशन के कुछ नोटिस आते हैं, हम रिफंड अपील में भी जाते हैं, फिर हम अपील जो है विड्रॉ भी करते हैं, फिर हमें रिफंड अलाउ भी होता है, फिर वो हमारे बैंक अकाउंट में भी आता है। तो ये सिनेरियो भी एक मेरे पास है, वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरह डिफरेंट जो सिनेरियोज की बेस पे जो रिफंड की केसेस होंगे वो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये वाला रिफंड वाला जो टॉपिक है इसको हम फर्दर जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, फर्दर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे ताकि ये सारी की सारी चीज़ें आपके साथ जो है वो मैं शेयर करूँ, आपकी जो है ग्रिप हो जाए इस टॉपिक के ऊपर। तो ये एप्लीकेशन जो है इस तरह आप रेडी करेंगे। सिंपल चीज़ें आपके के अंदर लिखेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा का सारा सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है। टैक्स रिटर्न भी ओपन करके दिखा दी है। ये एप्लीकेशन रेडी करनी भी आपने सीख लिया कि इसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें लिखनी है, कैसे कैसे लिखनी है सिनेरियो की बेस पे। बाकी अगर आपका सिनेरियो थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है तो आप उस हिसाब से एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी थोड़ा बहुत उसको चेंज कर सकते हैं, उसकी वर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। सिनेरियो की बेस पे थोड़ी बहुत चेंजेस जो हैं वो हो सकती हैं। बाकी ये एप्लीकेशन आपने फाइल कैसे करनी है एपीआर की वेबसाइट के ऊपर वो भी मैं आपको ओपन करके बता चुका हूँ कि आपने किस तरह एप्लीकेशन जो है वो ओपन करनी है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखनी है। ये सारा का सारा फॉर्मेट जो है वो इस तरह जब आप वर्ड के ऊपर एप्लीकेशन रेडी कर लेंगे वहां से आपने कॉपी करके एप्लीकेशन जो है एपीआर के ऊपर वेबसाइट के ऊपर जो दी हुई है वहां पे आपने पेस्ट करनी है। डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटैच करने हैं, सेव करके एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। फिर उसका जो फर्दर प्रोसेस है वो भी मैंने आपको बता दिया कि आपने कुछ डेज के बाद डेली बेसिस पे चेक करना है। असाइनमेंट वाला जो भी टैब होगा वहां पे आपको पता चल जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। तो ये जो एप्लीकेशन थी ये हमने सारा प्रोसेस जो है इसका कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एप्लीकेशन हमने फाइल की थी ऑनलाइन रिफंड के लिए इसका हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है, आया कि ये रिजेक्ट होती है या कोई एक्सप्लेनेशन का कोई नोटिस आता है या फिर हमारी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव होके हमें रिफंड मिलता है। तो देखेंगे ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही था। आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।